नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति ने दी शीतकालीन सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी। 25 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। कई अहम बिलों पर होगी चर्चा। झारखंड चुनावी घमासान में भाजपा की ओर से राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने दी प्रचार को धार। कोडरमा में जाति के नाम पर बांटने वालों पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के हाथ पार्टी के प्रचार की कमान। महाराष्ट्र के सियासी रण में दिग्गजों ने भरी हुंकार। शरद पवार, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे ने चुनावी जनसभाओं के जरिए ठोकी तार। कनाडा में मंदिर हमले पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जताई गहरी चिंता। ब्रैम्पटन में हमले के बाद सड़कों पर उतरा हिंदू समुदाय। ट्रूडो सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के लिए कुछ ही घंटों में मतदान। जल्द होगा साफ, चलेगा ट्रंप कार्ड या हैरिस का कमाल। और अब विस्तार से समाचार। कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर पर खालिस्तानी हमले ने हिंदुओं को एकजुट कर दिया है। 3 नवंबर को हमले के बाद 4 नवंबर की शाम को ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर भारी भीड़ जमा हुई। प्रदर्शन रैली में शामिल लोगों के हाथों में तिरंगा था। वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते हुए भीड़ ने मंदिर तथा हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाई। कनाडा में हिंदू समुदाय के साथ एकजुटता दिखाते हुए आयोजकों ने कनाडाई राजनेताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर खालिस्तानियों पर शिकंजा कसने की बात कही। घटना के विरोध में हिंदू सभा मंदिर के बाहर रैली में भारी भीड़ दिखाई दी। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर जुटी भीड़ ने जस्टिन ट्रूडो सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जो कल ये घटना हुई, खालिस्तान के जो लोग थे उन्होंने अटैक किया मंदिर के डिवोटीज़ पे, और यहाँ आके जो लोग मंदिर में आना चाहते थे डिसरप्ट किया जो मंदिर की रेगुलर फंक्शनिंग थी। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ये घटनाएं जो हैं कनाडा में वो लगातार बढ़ रही हैं, और हिंदू कम्युनिटी में बड़ी बेचैनी है और असुरक्षा की जो भावना है वो पाई जा रही है। पॉलिटिशियंस यहाँ पे इस बात को जान लें कि हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है, और आज जो कुछ भी हुआ है वो सब उन सब की वजह से हुआ है, क्योंकि जिन्होंने हिंदू कैनेडियंस को कभी समझा नहीं, समझने की कोशिश नहीं की। It's been happening with us for about 20 years. We have been consistently discriminated, beaten. At this point of time, the anguish has got to a point that the young blood in our community has risen together. But as we are Hindus, we are always peaceful. कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर भारत सरकार काफी सख्त है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने घटना की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हिंदू मंदिर पर जो हुआ वो काफी चिंताजनक है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर चिंता जताई है। विदेश मंत्री ने कहा, कनाडा ने जानकारी दिए बिना आरोप लगाने का एक पैटर्न डेवलप किया है। What happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. You would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. That should, I think, convey to you how deeply we feel about it. 18वीं लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2024 तक शीतकालीन सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जा सकते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस पर संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम मनाया जाएगा।
और शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शैलेंद्र, क्या कुछ और जानकारी इस बारे में? देखिए, शीतकालीन सत्र की जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो गया है। 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र बुलाया जा रहा है। शीतकालीन सत्र का महत्व इसलिए बहुत हो जाता है क्योंकि सरकार के पास समय होता है विधायी कामकाज को आगे बढ़ाने का। क्योंकि बजट सत्र में देखें, बजट को पारित कराने की एक प्रक्रिया दोनों चरणों में आगे बढ़ती है, तो बाकी विधेयकों पर उतना प्रगति नहीं हो पाती है। और हम जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो पेश किया गया था और जेपीसी को सौंपा गया था, सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक यानी शुक्रवार तक उसकी रिपोर्ट भी संसद के पटल पर रखी जानी है। तो ऐसे तमाम महत्वपूर्ण बिल हैं जो सरकार चाहेगी कि वो पारित हो। तो हम जानते हैं कि इसमें और भी एक जो महत्वपूर्ण बात है कि 26 तारीख को जब 75 वर्ष संविधान के पूरे हो जाएंगे तो संविधान सदन में जो सेंट्रल हॉल है यानी जो पुराना संसद भवन था उसमें विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उसकी भी आज जानकारी दे दी गई है। तो इस लिहाज से भी देखें कि ये संसद सत्र बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जब हम 75 वर्ष मनाएंगे और उसको लेकर एक विशेष दिन हम जानते हैं कि दोनों सदनों की बैठक होगी और संविधान सदन में वो कार्यक्रम होगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही साथ जो सूत्र बता रहे हैं कि सरकार चाहती है कि वक्फ संशोधन बिल इसी सत्र में, जो आने वाला सत्र है शीतकालीन सत्र, उसमें पारित हो जाए। इसके लिए हम देख रहे हैं खूब बैठकें हो रही हैं। जेपीसी की रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार होगी। जेपीसी 5 शहरों में भी जाकर बैठकें करने वाली है। आज भी बैठक हो रही है। तो निश्चित तौर पर उम्मीद यही है कि अगर समय और नहीं मांगा जेपीसी ने तो इसी सत्र के दौरान जेपीसी की रिपोर्ट भी आ जाएगी वक्फ संशोधन बिल पर, और इसी सत्र में सरकार चाहेगी कि बिल पारित हो जाए। इसके साथ ही साथ करीब 1 दर्जन बिल हैं जो सूत्रों में बता रहे हैं जिन्हें सरकार इस सत्र के दौरान पारित कराना चाहेगी संसद के दोनों सदनों से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। झारखंड में चुनावी घमासान को धार देते हुए रांची में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के एक प्रस्तावक थे मंडल मुर्मू। उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने हवा का रुख देखते हुए फैसला लिया कि वे भाजपा का समर्थन करेंगे। मंडल मुर्मू ने ये समझ लिया है कि अब जेएमएम की नैया डूब रही है और कोई डूबती नैया में बैठना नहीं चाहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, उनके जो एक प्रस्तावक थे मंडल मुर्मू, प्रस्ताव किया था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हवा का रुख देखते हुए मंडल मुर्मू ने फैसला कर लिया कि हम प्रस्तावक से अपना नाम वापस लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी का हम समर्थन करते हैं। मंडल मुर्मू ने इस बात को समझ लिया कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की नैया डूब रही है। दीपावली का त्योहार अभी अभी गुजरा है। इनके बारे में यदि कहना हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, तीनों के बारे में कहना चाहूंगा तो ये सभी दिवाली के दगे हुए पटाखे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के हजारीबाग में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए फिर जाति के नाम पर बांटने वालों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश का इतिहास गवाह है कि जब भी जाति के नाम पर बटे हैं तब कटे हैं। भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग
देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। झारखंड की डाल्टनगंज विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट है। इस बार यहां बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त मुकाबला है। कांग्रेस ने झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी और बीजेपी ने 2 बार के बीजेपी से विधायक रह चुके आलोक चौरसिया को चुनावी मैदान में उतारा है। डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल ने आलोक चौरसिया से खास बात की। झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और राजनीतिक पार्टियों के नेता चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए डाल्टनगंज से बीजेपी प्रत्याशी आलोक चौरसिया जी हैं, जो 2 बार के विधायक रह चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे मजबूती के साथ झारखंड में चुनाव लड़ रही है और मुद्दा सिर्फ यही है कि झारखंड में जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, इससे जनता त्राहिमाम है। जिस कार्य को लेकर वर्तमान की सरकार इसे यहाँ पे सरकार बनाए थे, युवाओं को रोजगार के लिए, महिलाओं को सुरक्षा के लिए, अन्य ऐसी परमंडल में रोजगार के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सब धराशाही होते नजर आ रहा है। जनता का एक ही विश्वास है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना है। जो युवाओं के साथ जो अभद्रता किया गया, महिलाओं के साथ जो अभद्रता किया गया, वो तमाम चीज़ों को, और अब आज के युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज के तमाम वैसे छात्र हो, छात्राएं हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, सारे के सारे लोग को दिमाग में एक ही है कि अगर कोई भाजपा को, झारखंड को बचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रहा है और राज्य में भी हमें भाजपा एनडीए की सरकार हो, ताकि डबल इंजन के साथ डबल विकास और क्षेत्र का उन्नति। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे डाल्टनगंज से बीजेपी प्रत्याशी आलोक चौरसिया को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी यहाँ पर जो झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार है, 5 साल में इन्होंने जो करप्शन, भ्रष्टाचार किया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर हम उनसे वोट मांग रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी विजय तिवारी के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, डाल्टनगंज, झारखंड। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने डीजीपी नियुक्ति के लिए नई नियमावली जारी की है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना से बातचीत की हमारे संवाददाता विकास सिंह ने। कल प्रदेश की कैबिनेट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश में डीजीपी के चयन को लेकर कैबिनेट ने जो फैसला लिया है, उसने अपनी मोहर लगा दी है। हमारे साथ प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं। आइए उनसे जानते हैं किस इस फैसले को किस नजर से देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस दिन से शपथ ली, उसी दिन से सबसे ज्यादा फोकस उनको कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने पर रहा। उन्होंने प्रारंभ से ही 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम की बात कही थी। उन्होंने अपने स्तर से भरपूर इसको चरितार्थ भी किया, और लेकिन अभी तक जो डीजीपी के चयन की प्रक्रिया थी, उसमें अपने तरीके से ये हम जो चाहते थे कि जो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से उत्तर प्रदेश को, जिसको उत्तर प्रदेश के हालात की भी जानकारी हो, जन भावनाओं का भी सम्मान करे, उसके हिसाब से जो है वो चयन होने में काफ़ी कठिनाई आती थी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने ये कल फैसला किया है कि अब नए तरीके से उत्तर प्रदेश के डीजीपी का चयन किया जाएगा, और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। तो ये सुरेश खन्ना जी जो कह रहे थे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए जो कदम उठाने पड़ेंगे, प्रदेश सरकार हर निर्णय आगे भी लेती रहेगी। कैमरामैन विशाल सोनकर के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि एआई स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। फिक्की के 18वें वार्षिक स्वास्थ्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि एआई से बीमारियों की जांच में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कई स्टार्टअप आ रहे हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि स्वस्थ भारत, विकसित भारत बनाने में स्वास्थ्य क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका होगी। भारत में बहुत सारे स्टार्टअप्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और इसी तरह से इंडस्ट्री राइजिंग टू द ओकेजन, और कुछ एआई बेस्ड टूल्स अब ऐसे भी पहुंच चुके हैं जो कि उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिजिशियन असिस्टेंट है जो कि इंफॉर्मेशन पेशेंट से जो मिलते हैं उसका फैसला करने में मदद देता है।
एक्सरे को देखने से पता चल जाता है कि ये टीबी होने का ज़्यादा चांस है या कोई और बीमारी। इस तरह से कुछ टेक्नोलॉजीज अब उस स्टेज पे भी पहुंच गई हैं जहां पे कि उनका एक्चुअल इस्तेमाल हो सकता है। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत चित्रकूट जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर चित्रकूट पहुंचे, जहां संघ के पदाधिकारी ने उनका स्वागत किया। आरएसएस प्रमुख चित्रकूट में महाकौशल प्रांत के वर्ग सम्मेलन के सत्रों में शामिल होंगे। साथ ही साथ वो संतों महंतों से भी भेंट करेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल 7 नवंबर को कर्नाटक का दौरा करेंगे। कर्नाटक पहुंचकर बीजापुर में आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में हुबली और बीजापुर जैसी जगहों पर किसानों की जमीन वक्फ की जमीन बताने पर खासा विवाद हो चुका है। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा था कि पिछले 2 महीने में अब तक 20 बैठकें हो चुकी हैं। हर बैठक लगभग मैराथन बैठक होती है। हर किसी को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है, क्योंकि सरकार ने अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी को रेफर किया है तो उसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हितधारकों से बात की जा सके। मुझे लगता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसको जेपीसी को 22 तारीख को रेफर किया गया, पिछले 2 महीने में हम अब तक लगभग 20 बैठकें कर चुके हैं। हर बैठकें आप मैराथन बैठक होती है सुबह 11 बजे शाम तक। सबको बोलने का अवसर देते हैं। जितने लोगों को कहा जा रहा है, हमारे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे अपोजिशन के हों चाहे रूलिंग पार्टी, जिसको कहते हैं कि इसको विटनेस के रूप में अपेयर कर लीजिए, क्योंकि सरकार ने अगर जेपीसी वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी को रेफ़र किया तो उसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर से, हितधारकों से बात कर सकें। भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या के अनुरोध पर जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल कर्नाटक दौरे पर जा रहे हैं। जेपीसी अध्यक्ष कर्नाटक पहुंचकर बीजापुर में आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात करेंगे। मैंने 1 हफ्ते पहले जेपीसी चेयरमैन को इस मुद्दे के संबंध में एक चिट्ठी लिखा था और मैं उनसे निवेदन किया था कि वो कर्नाटक आए, हुबली, बीजापुर और अलग अलग ज़िले का प्रवास करे और किसानों के साथ बातचीत करे। चेयरमैन साहब ने अपने रिक्वेस्ट को मानकर 7 तारीख को कर्नाटका आने का फैसला लिए हैं और 7 तारीख को कर्नाटका में, हुबली में और बीजापुर में वहाँ के पीड़ित किसानों के साथ वो बातचीत करेंगे, उनके पिटिशंस को वो स्वीकार करेंगे और उनके शिकायतों को जेपीसी के सामने रखने का प्रयास हम करेंगे। तीसरे भारतीय अंतरिक्ष सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष संघ 5 से 7 नवंबर 2024 तक भारतीय अंतरिक्ष सम्मेलन के तीसरे संस्करण की मेज़बानी कर रहा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों के लिए भी रास्ते खोल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसरो दिसंबर में यूरोपियन स्पेस सेंटर की एक सैटेलाइट का प्रक्षेपण करेगा। Contribution of the space sector in the recent years is that it has brought India as a frontline nation as far as our scientific achievements are concerned, our innovations are concerned. Because of these space achievements, we are being taken seriously even in other sectors. I just want to announce that India is going to launch European Space Agency satellite next month. This is called PROBA. So we've already launched 2 of those satellites, PROBA 1 and PROBA 2, but they were Earth observatory satellites. This one is going to be the Sun satellite. So India and Europe are together going to reach out to Sun. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है। हालांकि फाजिल और कामिल की डिग्री राज्य सरकार के कानून के जरिए नहीं दी जा सकती। ये यूजीसी एक्ट के प्रावधान के खिलाफ है। यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।
यूपी में संचालित गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर प्रशासनिक जांच जारी है। यूपी के बलरामपुर में संचालित 233 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की पूरी यूपी एटीएस जांच करेगी। जिले में कुल 695 मदरसे हैं, जिनमें से 462 ही मान्यता प्राप्त हैं। वहीं 233 गैर मान्यता प्राप्त हैं जो भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। एटीएस इन मदरसों में फंडिंग समेत कई बिंदुओं पर जांच करेगी। शासन के निर्देशों के क्रम में वर्तमान में एटीएस द्वारा गैर मान्यता प्राप्त जो 233 मदरसे सर्वे में पाए गए थे, उनकी गहन जांच की जाएगी। शासन का निर्देश आ गया है, जिसमें एटीएस के तरफ से जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए उनके फंडिंग की जांच तथा अन्य जो पठन पाठन या जो भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए मदरसे में, उनकी सत्यता की जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्तियों के अधिग्रहण के मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जा सकता, इसलिए सरकार हर संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती। हालांकि सार्वजनिक हित के मामलों में उसे समीक्षा करने का अधिकार है और ऐसी स्थिति में वो जमीन का अधिग्रहण भी कर सकती है। अदालत ने इसके साथ ही 1978 के हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि सामुदायिक हित के लिए राज्य किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। संविधान के आर्टिकल 39B का अवलोकन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया। 9 जजों की बेंच में से 7 ने बहुमत से फैसला दिया कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक हित के लिए अधिग्रहित नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा इस बेंच में जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस SC शर्मा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की राय थी कि हर संपत्ति का अधिग्रहण नहीं हो सकता। वहीं बेंच में शामिल जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस BV नागरत्ना की राय अलग थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में छठ पर्व का त्यौहार बड़े ही आस्था और उल्लास से मनाया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में यात्री बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में त्यौहार मनाने के लिए अपने घर आते हैं। इसे देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की संख्या बढ़ा दी है। रेलवे द्वारा 194 पूजा स्पेशल ट्रेन 1516 फेरों में चलाई जा रही हैं, जिसमें यात्रियों को आसानी से ट्रेनों में रिजर्वेशन मिल रहा है और त्यौहार में यात्री सुरक्षा के साथ साथ सुखद यात्रा कर रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि छठ पर्व पर इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन से बढ़ती भीड़ को कम करने और यात्रियों को अधिक विकल्प देने का प्रयास किया गया है। यात्रियों का कहना है कि स्पेशल ट्रेन चलाए जाने से टिकट कंफर्म हो जा रहा है, जिससे हम अपने गंतव्य तक आराम से पहुंच जा रहे हैं। छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने वृहद स्तर पर तैयारी की हुई है और रिकॉर्ड संख्या में हम लोग स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। अभी डेली की पोजीशन भी हम लोगों ने निकाल के रखी हुई है कि डेली कितनी ट्रेनें चला रहे हैं। 5 नवंबर की बात करें तो 5 नवंबर को कुल 25 स्पेशल ट्रेनें हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे के सिस्टम से, यानी कि जो पूर्वोत्तर रेलवे पे या तो ओरिजिनेट हो रही हैं या टर्मिनेट हो रही हैं, और 12 ट्रेनें ऐसी हैं जो यहाँ से पासिंग, यानी कि कुल 37 ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। इसी प्रकार से अगर 6 नवंबर की बात करें तो 13 + 12 25 ट्रेनें यहाँ से जो ओरिजिनेटिंग या टर्मिनेटिंग हैं और 14 पासिंग ट्रेनें यहाँ से चल रही हैं। तो ये डेली की डेली पोजीशन हम लोग रेगुलर शेयर भी कर रहे हैं, जिससे यात्रियों को आसानी से इसके बारे में जानकारी मिल सके। ट्रेन चलने से आम नागरिक को बहुत ज़्यादा फायदा मिली है, क्योंकि आजकल फेस्टिवल सीजन्स में आम लोग को रिजर्वेशन हो नहीं पाते हैं, जिससे उनको परेशानी होती है। और गवर्नमेंट भारतीय रेल के द्वारा जो सुविधा ट्रेन और जो ये स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है, उनसे ये होता है कि उनको कंफर्म टिकट मिल जाती है, जिससे वो अपने सीट पे प्रॉपर तरीके से अपने घर के लिए यात्रा कर लेते हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।